लीनियर मोमेंटम। देखो, मान लो कोई बॉडी है, एक बॉडी है जिसकी मास स्मॉल एम है, ओके, और ये बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है। एक बॉडी है जिसकी मास स्मॉल एम है और ये बॉडी v वेलोसिटी से किसी स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रही है। स्ट्रेट लाइन मतलब एकदम सीधी लाइन पर ट्रेवल कर रही है, ऐसे किसी सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं कर रही है, ऐसे पाथ पर मूव नहीं कर रही है, एकदम सीधी लाइन पर ट्रैवल कर रही है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। तो एक बॉडी है जिसकी मास m है और ये बॉडी v वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रैवल कर रही है। तो यदि हम इस बॉडी के मास में से इस बॉडी के मास में इस बॉडी के वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो जो हमको एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। यदि हम किसी बॉडी के मास में उसके वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो हमको जो एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलती है उसी को बोला जाता है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम P बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन क्या हुआ? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो चलो पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड velocity of the body, velocity of the body is called linear momentum. Linear momentum. ओके, मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। फॉर्मूला तो पता ही है, लीनियर मोमेंटम P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी यानी m इंटू वी। जहाँ पर P क्या है तो लीनियर मोमेंटम है, P इज द लीनियर मोमेंटम एंड V, अच्छा m इज द मास ऑफ द बॉडी, m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, ठीक है। अब तुम एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन फॉर्मूला सब तुमने सीख लिया, मुझे बताओ व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है? हर बार मैं बताता हूं कि एसआई यूनिट कैसे कैलकुलेट करता है, आज भी मैं बताऊंगा, एक बार स्वयं से भी तुम कैलकुलेट करके देख लो। तो चलो मैं बता रहा हूँ, तुम जानते हो लीनियर मोमेंटम P बराबर होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। यस, मुझे लीनियर मोमेंटम का एसआई यूनिट चाहिए। मास का एसआई यूनिट क्या होता है? मास का एसआई यूनिट क्या होता है? केजी। मास का एसआई यूनिट तो केजी ही होता है ना। यस, और भी द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है? वेलोसिटी का एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। इस तरह से तुम्हारा लीनियर मोमेंटम का जो एसआई यूनिट निकल गया ना, वो हुआ केजी मीटर पर सेकेंड। तुम इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, केजी मीटर सेकेंड माइनस 1। तो लीनियर मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या निकल के आया? केजी मीटर सेकेंड माइनस 1। तो लिखो एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज केजी मीटर सेकेंड माइनस 1। केजी मीटर पर सेकेंड बोलो या केजी मीटर सेकेंड माइनस 1, एक ही बात है। तो ठीक है, इनका एसआई यूनिट निकल गया। लीनियर मोमेंटम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है। लीनियर मोमेंटम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। और आप जानते हो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है उसको हम एक वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो लीनियर मोमेंटम भी एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। सो लीनियर मोमेंटम इज ए स्केलर की वेक्टर ना। यस, वेक्टर
क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ठीक है, इतना नोट कीजिए। देखो मान लो कोई कोई एक बाइक है जो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा है। कोई बाइक है जो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से मूव कर रहा है, ये क्या है? बाइक है। और कोई ट्रक है, ये मूव कर रहा है मान लो 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ओके, मान लो ये बाइक किसी बॉडी से कोलाइड करती है, ये बाइक किसी बॉडी से कोलाइड करती है। मान लो इस बॉडी को से कोलाइड करती है बाइक, या मान लो ये बाइक किसी में टक्कर मारता है, ये बाइक किसी में टक्कर मारता है, और ये ट्रक भी किसी में टक्कर मारता है। बाइक का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और ट्रक का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ये बाइक भी किसी चीज़ में टक्कर मारता है और ट्रक भी किसी चीज़ में टक्कर मारता है। बताओ किससे ज़्यादा चोट लगेगी, बाइक से या ट्रक से? दोनों किसी चीज़ में टक्कर मारते हैं, बताओ किससे ज़्यादा चोट लगेगी, बाइक से या ट्रक से? तुम बोलोगे ऑफकोर्स ट्रक से लगेगी, तुम बोल सकते हो ऑफकोर्स ट्रक से लगेगी। क्यों? बाइक तो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर ना, और ट्रक तो जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से। फिर बाइक से क्यों नहीं ज़्यादा चोट लगी, ट्रक से क्यों लगा? चलो बाइक का स्पीड रख लो 80 किलोमीटर पर आवर और ट्रक का स्पीड है कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। फिर ज़्यादा किससे चोट लगेगी? यदि दोनों किसी से टकराते हैं तो किससे ज़्यादा चोट लगेगी, बाइक से या ट्रक से? तो आपका आंसर यदि ट्रक है तो आप सही हैं। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास बाइक के मास से बहुत ज़्यादा होता है। ट्रक का मास बाइक के मास से बहुत ज़्यादा होता है। उससे क्या हुआ, ट्रक का मास बाइक के मास से बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन बाइक का स्पीड तो ज़्यादा है ना, तो बाइक से ज़्यादा चोट लगना चाहिए। ट्रक से क्यों लग रही है? क्योंकि ट्रक का मास बाइक के मास से बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ट्रक का मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम बाइक के मोमेंटम से बहुत अधिक होता है। क्योंकि ट्रक का मास बाइक के मास से बहुत अधिक होता है, इसलिए ट्रक के पास मोमेंटम ज़्यादा होता है, इसीलिए ट्रक से ज़्यादा चोट लगी है, ना कि इस बाइक से चोट लगी। इसीलिए जब ट्रक या बस या इस तरह का कोई भी हेवी व्हीकल जब किसी चीज़ से टकराते हैं ना, उनसे ज़्यादा चोट लगती है, क्योंकि उनके पास मोमेंटम ज़्यादा होती है। उनकी स्पीड भले ही बाइक से कम होती है ना, फिर भी उनसे ज़्यादा चोट लगती है। ट्रक या बस या इस तरह से कोई भी हैवी व्हीकल हो, आमतौर पर 4 व्हीलर है, तो 4 व्हीलर से ज़्यादा चोट लगती है इन कंपेरिजन टू 2 व्हीलर, क्योंकि उनकी मास 2 व्हीलर से बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उनके पास मोमेंटम बहुत ज़्यादा होती है। चलो अब एक टॉपिक है क्या, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको जानना चाहिए। यदि आप बोर्ड में हैं तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि आप जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। और इनके बिना तो आप न्यूमेरिकल जो इनका बेस्ट है ना, या तो बहुत लंबे प्रोसेस बनाओगे या तो बनेंगे नहीं। इसलिए इसको समझ लो अच्छे से कि व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नाम ही बता रही है कंजर्वेशन, मतलब अच्छा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मतलब लीनियर मोमेंटम कहीं ना कहीं कंजर्व होती है। लीनियर मोमेंटम कहीं ना कहीं कंजर्व होती है। अच्छा कब कंजर्व होती है, इसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि यदि किसी भी बॉडी पर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, या तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो या फिर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो जब किसी बॉडी पर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स, चलो मैं एफ नेट से डिनोट कर दे रहा हूं, एफ एक्सटर्नल जीरो, जब किसी बॉडी पर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो ना, तो उस बॉडी का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होता है ना, वो कंजर्व होती है। जब किसी बॉडी या सिस्टम पर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो,
तब उस बॉडी या सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होती है ना, वो कंजर्व होती है। मतलब क्या, मतलब अभी समझोगे, पहले इसका डेफिनेशन लिखो। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स, अभी समझ जाओगे, मतलब चिंता मत करो। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, then the total linear momentum, then the linear momentum remains conserved, then the linear momentum remains conserved, linear momentum remains conserved। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होता है ना, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, जो इनिशियल मोमेंटम होता है वही फाइनल मोमेंटम होता है। यहाँ पी आई क्या है, तो इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम अभी समझ में आएगी, चिंता मत करो। एंड पी एफ क्या है, तो फाइनल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम। देखो मान लो कोई बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का मास कैपिटल एम है, ओके। अब किसी कारणवश इस बॉडी के इंटरनल फोर्स की वजह से, अच्छा ये बॉडी जो है ना भी वेलोसिटी से मूव कर रही है, कैपिटल भी वेलोसिटी से मूव कर रही है। एक बॉडी है जिसकी मास कैपिटल एम है और ये बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर कैपिटल भी वेलोसिटी से मूव कर रही है। किसी कारणवश अपनी इंटरनल वजह से, अपनी इंटरनल फोर्स के वजह से ये बॉडी ब्रेक कर जाती है, स्प्लिट कर जाती है, टूट जाती है। मान लो ये बॉडी 3 भागों में टूटी, ये बॉडी कितने भागों में टूट गई, एक बॉडी का मास m1, दूसरे बॉडी का मास m2 और तीसरे बॉडी का मास मान लो m3, तीसरी बॉडी का मान लो मास m3, ठीक है। ये बॉडी हम मान लेते हैं कि 3 भाग में टूट गई, एक बॉडी का मास m1, दूसरे बॉडी का मास m2, तीसरी बॉडी का मास m3, ओके। और ये बॉडी टूटा कैसे, तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा करके नहीं टूटा, एक्सटर्नल फोर्स तो इस बॉडी को लगने वाली जीरो है, अपने इंटरनल फोर्स के वजह से, अपने इंटरनल फोर्स के वजह से ये टूट गया। अच्छा इंटरनल फोर्स की वजह से कैसे टूट जाएगा, कैसे बम फूटते हैं, बम को तो हम तो उसको हथौड़े से मार मार के नहीं फोड़ते हैं ना, या फिर अपने हाथों से तोड़ते हैं उसको, बम के अंदर ही कुछ केमिकल रिएक्शन होती है और बम एक्सप्लोड कर जाता है, फट जाता है, टूट जाता है। उसी तरह से ये बॉडी मान लो अपने किसी भी इंटरनल फोर्स की वजह से टूट गई, 3 पार्ट्स में टूट गई, और ये इस m1 का वेलोसिटी है v1, m2 का वेलोसिटी है v2 और m3 का वेलोसिटी है v3। तो क्योंकि इस बॉडी पर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, क्योंकि इस बॉडी पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इस पूरे बॉडी का जो टोटल मोमेंटम होता है ना वो कंजर्व रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होगी वही फाइनल मोमेंटम होगी। अच्छा इनिशियल मोमेंटम क्या था, इनिशियल मोमेंटम क्या था, कैपिटल V, कैपिटल M इंटू कैपिटल V, मास ऑफ दिस बिग बॉडी इंटू वेलोसिटी ऑफ दिस बिग बॉडी, क्या है जो कैपिटल M है और कैपिटल V है, इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इन सभी का मोमेंटम, इस सभी का मोमेंटम का सम, इन सभी का मोमेंटम का सम। ये सभी कौन है, इसके टुकड़े हैं, ये भाई अंदर से एक्सप्लोड हुआ और टूट गया, ये सभी कौन है, इनके टुकड़े हैं, तो इनका मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं ऐसा लिख सकता हूं, इन सभी के मोमेंटम का सम करोगे ना, इन सभी बॉडीज का मोमेंटम का सम करोगे ना आपस में, तो उनकी मोमेंटम इस बिग वाली बॉडी के मोमेंटम के बराबर आएगी, और आने ही आनी है। कंडीशन बस इतनी है कि इस बॉडी पर लगने वाली नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, इस बॉडी पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, ओके। तो इन बॉडी के जितने भी बॉडी है ना
ये कौन सा बॉडी है? जो इनके एक्सप्लोड होने से, इनके टूटने से बनी है। तो इनका सभी का मोमेंटम यदि आपस में सम करेगा ना, यदि इन सभी के मोमेंटम को आपस में जोड़ेंगे तो इनकी मोमेंटम इस बी वाली बॉडी के बराबर आ जाएगी। इसलिए हमने लिखा है एम, कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3। जहाँ पर ये क्या है? तो P इनिशियल है। अच्छा ये क्या है? तो P इनिशियल है। P इनिशियल इसी को तो हम बोलते हैं। और ये पूरा क्या हो गया? ये पूरा क्या हो गया? पूरा यहाँ से यहाँ तक ये हो गया P फाइनल, हो गया ना? P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और आपको याद रहना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट की पॉइंट टू सॉल्व योर न्यूमेरिकल। आप इसको समझ लेंगे अच्छे से ना। और है तो कुछ भी नहीं है, क्या बस दो ही चीज़ तो बातें याद रखनी है। यदि किसी बॉडी या सिस्टम पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उनका मोमेंटम कंजर्व होता है। या फिर अपने लैंग्वेज में कुछ भी बोल दो, यदि किसी बॉडी पर लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उस बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम होता है ना, वह फाइनल मोमेंटम के बराबर होती है। उस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होती है। उस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होती है। अभी हमने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया कि किस तरह से इनकी इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होती है। ओके, तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही तो रहेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आप प्रैक्टिस करते रहना, आप पढ़ाई करते रहना। हमने सेंटर ऑफ मास का कंसेप्चुअल पार्ट भी खत्म कर लिया है, न्यूमेरिकल सेक्शन को भी खत्म कर लिया है। ऑफ कोर्स सारे के सारे न्यूमेरिकल तो कराए नहीं जा सकते यहाँ पर, इसलिए बाकी का न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस ही उस चीज़ का नाम है जो आपको जीनियस बना सकती है। जीनियस बनना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसकी प्रैक्टिस करें? घूमने फिरने, खाने पीने, सोने का क्या नहीं, पढ़ने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्टडी करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस, जो जितनी भी चीज़ें अब तक पढ़ाई हो चुकी ना, आप ही को प्रैक्टिस करना होगा। जितना हो सकता था मैं कराया हूँ, बाकी का तो न्यूमेरिकल आप ही को करना पड़ेगा। तो ठीक है, आज हमने लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट को समझा। आप इसको अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।